So hello everyone, myself Harshit Kumar Pandey, and in this video I am going to cover the concept of common base configuration. So in previous video I discussed about the concept of common emitter and basic of BJT amplifier. Now today topic is about the common base configuration. So let's start the class. So if we talk about the common base configuration, so what is the common base configuration? So common base configuration are related to the where base will be common. As we know that the BJT amplifier having three terminals, base, emitters and collector. So there will be base will be common. So it is called common base configuration. यानी हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आपको यह बताया कि जैसा कि अब बीजेटी एम्पलीफायर में तीन प्रकार के टर्मिनल होते हैं, इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। तो कॉमन बेस का मतलब होता है कि बेस को यहाँ पर कॉमन होगा, यानी इमीटर के लिए भी बेस कॉमन और कलेक्टर के लिए भी बेस कॉमन। और यहाँ पर इसका जो गेन फैक्टर होता है तो उसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है IC अपॉन IE। क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट का रेशियो, वो क्या होता है? वही गेन होगा, तो वो क्या, उसी का नाम होता है बीटा। बीटा होता है, जैसे कि कॉमन एमिटर में अल्फा था और कॉमन बेस में बीटा होगा। अब इसका सर्किट कैसे डिजाइन करेंगे, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर IE क्या है? IE है इनपुट करंट, क्योंकि देखिए बीटा होता है IC अपॉन IE। यहाँ पर IC क्या है? IC है आपका आउटपुट करंट, ये क्या है आपका आउटपुट करंट। और IE क्या है? IE है आपका इनपुट करंट ना। सो IE है आपका इनपुट करंट एंड IC है आपका आउटपुट करंट। वहीं VE है इनपुट वोल्टेज एंड VC है आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ पर अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर VE जो है, VE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? HIB। जैसे वहाँ पर HIE हो जा रहा था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? HIB IE हो जाएगा। और इसके यहाँ पर हम कुछ वोल्टेज वाला थोड़ा HRB लगाएंगे, इसके साथ VC लगा देंगे। यानी इनपुट कॉन्फ़िगरेशन का टर्मिनल ये आपका इनपुट कॉन्फ़िगरेशन का हो जाएगा। और आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन में क्या है? आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन में हमको HFE और H0B को लगाना है। तो HFP ऐसे होता है, यानी HFP जो होगा वो IC अपॉन IE का रेशियो होगा। और वो क्या होगा? वो कुछ इस प्रकार से होगा, ये IE है, IE का रेशियो होगा जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। और यहाँ पर HOB हो जाएगा और प्लस माइनस यहाँ पर VC लगा देंगे और IC का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा। ठीक, तो ये था कॉमन बेस। देखिए कॉमन इमीटर में बस कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है, यानी वहाँ पर हम IE लगा रहे थे, यहाँ पर बस IE जहाँ लगा रहे थे वहाँ पर भी लगा देंगे, बस यही इसमें होगा कॉमन बेस में। अब कॉमन कलेक्टर की अगर बात करें तो कॉमन कलेक्टर में क्या होगा? तो कॉमन कलेक्टर में भी सेम होगा। अब यहाँ पर कॉमन कलेक्टर मीन्स, सो if we talk about the common collector, so we can say that the BJT amplifier having T terminals, base, emitter and collector, so there will be collector terminal will be common for base and emitter, so we can say that this configuration is known as common collector configuration। यानी हम BJT एम्पलीफायर में तीन टर्मिनल होते हैं, बेस, इमीटर एंड कलेक्टर। तो यहाँ पर आपका कलेक्टर टर्मिनल जो है वो कॉमन होगा बेस और इमीटर दोनों के लिए, इसीलिए हम यहाँ पर इसका कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब यहाँ पर देखिए इसका गेन फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? गामा से। और गामा की वैल्यू होती है आपका, गामा किसके बराबर होता है? तो गामा बराबर होता है IE अपॉन IC का रेशियो ही गामा का रहता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बेस है, ये इमीटर है, ये कलेक्टर है। ये बेस, ये इमीटर, ये कलेक्टर है ना। अब यहाँ पर IB का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, IC का डायरेक्शन यहाँ अंदर और IE का इधर। तो यहाँ पर IB क्या है? IB आपका इनपुट करंट है। जैसे कि यहाँ पर करंट डायरेक्शन अगर यहाँ पर आया, अगर इस तरह डायरेक्शन आया तो IC अंदर और IE भी अंदर। ठीक, तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हो गया कि यहाँ पर कलेक्टर टर्मिनल जो होगा वो कॉमन होगा, जहाँ पर IB आपका इनपुट करंट है, IE आपका आउटपुट करंट है और VB आपका इनपुट वोल्टेज और VE आउटपुट वोल्टेज है।
अगर इसको हमको इनपुट और आउटपुट कन्फिग्रेशन यानी टोटल कन्फिग्रेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो यही इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आई बी आ जाएगा, यहाँ पर वी ई आ जाएगा, यहाँ पर एफ सी आ जाएगा आई बी, और यहाँ पर वी ई आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, सी आ रहा है, सी मतलब कलेक्टर की बात कर रहे हैं, तो इसका भी कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर आई बी लगा देंगे, इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, और यहाँ पर आई सी आई बी होगा, प्लस माइनस बी बी आर बी होगा। मतलब कि कॉमन इमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर तीनों का कन्फिग्रेशन सेम है, बस क्या डिफरेंस है, वहाँ पर बी लगा रहे थे, यहाँ पर सी लगा देंगे। ठीक ठीक, बस यही करना है, और ये जो है थोड़ा मोड़ा ये डिफरेंस होगा। ठीक है, यहाँ पर आई ई आ जाएगा, आई ई आ जाएगा। ठीक है, ये होगा कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन। अब देखिए, अब क्वेश्चन आता है कि एनालिसिस ऑफ द ट्रांसफर एम्पलीफायर सर्किट यूजिंग एच पैरामीटर। हम ट्रांसफर पैरामीटर सर्किट को एनालाइज करेंगे, एच पैरामीटर को। कैसे? ट्रांसफर एम्पलीफायर सर्किट को हम एच पैरामीटर मॉडल से क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। कैसे एनालाइज करेंगे, तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कैन बी कंस्ट्रक्टेड by connecting an external load and a signal source as indicate in the figure। जैसा कि आप जान रहे थे कि अभी जब बीजेटी का एम्पलीफायर शुरुआत किया था तो वहाँ पर बस 2 टर्मिनल लगा रहे, 2 टर्मिनल आगे इनपुट के लिए, 2 टर्मिनल पीछे, लेकिन वहाँ पर हमने कोई भी रजिस्टर नहीं लगाया। लेकिन ट्रांसफर एम्पलीफायर सर्किट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम वोल्टेज रजिस्टर लगाते हैं और यहाँ पर हम कोई लोड रजिस्टर लगाते हैं, बस यही डिफरेंस होता है। तो वही लिखा है कि ट्रांसफर एम्पलीफायर कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय कनेक्टिंग एन एक्सटर्नल लोड एंड सिग्नल सोर्स एज इंडिकेट इन द फिगर बिलो, जैसा कि आप इस फिगर से देख सकते हैं। अब इसका हाइब्रिड पैरामीटर कुछ इस तरह से बनेगा। हाइब्रिड नेटवर्क ऑफ एबल मॉडल कैसे बनेगा, तो इस तरह से बनेगा, यानी वी बी ई, यहाँ पर एच जीरो ई हो जाएगा, और यहाँ पर आर एस, क्योंकि आर एस है, और एच आई हो जाएगा। जो मॉडल अपने बनाया था वही मॉडल है, बस यहाँ पर एक रजिस्टर, एक वोल्टेज आगे लग गया। कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर बस लोड रजिस्टर और वोल्टेज लगाते हैं बस। अगर हम इसको ट्रांसफर एम्पलीफायर सर्किट बनाते हैं एच पैरामीटर से, तो बस डिफरेंस आप देख सकते हैं उस सर्किट से, जैसे कि आप प्रीवियस वन से देख सकते हैं कि वहाँ पर कोई रजिस्टर लोड रजिस्टर नहीं था। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोड रजिस्टर, जैसे कि जेडल जो है वो आपका लोड रजिस्टर है, और ये तो सेम ही है, ये भी सेम है, और यहाँ पर एक रजिस्टर और लगा देते हैं, तो ये बन जाता है आपका हाइब्रिड नेटवर्क ऑफ ट्रांसफर एम्पलीफायर सर्किट का मॉडल जो है, एच पैरामीटर का मॉडल है, इस तरह से बनेगा। अब इसमें पूछता है कि करंट गेन क्या होता है। देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर करेंगे। तो करंट गेन क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि करंट गेन क्या होता है। तो करंट गेन क्या है, तो करंट गेन है द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू इनपुट करंट। इन आउटपुट करंट और इनपुट करंट का रेशियो ही करंट गेन कहलाता है, और इसकी वैल्यू को हम ए आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यही करंट गेन है, जहाँ पर आई एल क्या है, आउटपुट करंट, आई वन क्या है, इनपुट करंट, इसी का रेशियो हमारा करंट गेन कहलाता है। इस सर्किट से, फॉर ए गिवन सर्किट, हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम यह लिख सकते हैं कि आई टू इज इक्वल टू होगा एच जीरो वी टू प्लस एच एफ आई वन, यानी आई टू एच एफ आई वन प्लस वी जीरो वी टू, इस तरह से भी हम लिख सकते, एच जीरो वी टू लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर वी टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी टू की वैल्यू हो जाएगी, यानी वी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी जेड की अगर हम वैल्यू लिखें तो वी जेड हो जाएगा आई एल और जेड एल। आई एल जेड एल मतलब लोड रजिस्टर और लोड वोल्टेज का जो वोल्टेज है वही वी जेड है, और इसकी वैल्यू को अगर हम लोड रजिस्टर की टर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पर अगर हम I2 के टर्म में लिखना चाहें, क्योंकि I2 का डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ पर माइनस I2 इंटू जेड एल आ जाएगा। ठीक, उसी तरह अगर जब इसको आप सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 in 1, जब इक्वेशन 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये जो इक्वेशन 2 था इसको अगर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे वी जेड की जगह, तो क्या आंसर आएगा, तो जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से आप I2 अपॉन I1 का रेशियो निकालेंगे, जो कि आएगा एच एफ अपॉन एच जीरो, एच एफ अपॉन 1 प्लस एच जीरो जेड एल। ये पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी करंट गेन की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस I2 अपॉन I1, जिसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस एच एफ अपॉन 1 प्लस एच जीरो एच नॉट
इंटू जेडल, H0 इंटू जेडल। अगर हम करंट गेन की बात करें कॉमन इमीटर में तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर बस E लगा दीजिए, H0E जेडल हो जाएगा। यहाँ पर बेस की बात हो रहा है तो HFB H0B जेडल हो जाएगा, यहाँ पर C हो जाएगा। बस डिफरेंस यही है, आप देख सकते हैं इस फार्मूले से। ठीक, और इसका मॉडल कुछ इस तरह से बनेगा, हाइब्रिड इक्विवेलेंट नेटवर्क फॉर दिस मॉडल, यही बनेगा। जो मॉडल था वही मैं यहाँ पर एक्सप्लेन किया हूँ। ये V1 है, V1 वोल्टेज यहाँ से आता है H1 I1 प्लस HR इंटू V2, HR इंटू V2, ये HR इंटू V2 आ जाएगा। और I2 का इक्वेशन लिखें तो क्या आ जाएगा, I2 का इक्वेशन लिखें तो हो जाएगा HF2 I1 इंटू H0 इंटू V2, ये V2 है, VZ है। ठीक, VZ है, या V2 भी लिख सकते हैं, V2 है। ठीक, तो कॉमन इमीटर में अगर हम करंट गेन की वैल्यू बात करें तो क्या होगा, तो ये फार्मूला बस आप लर्न कर लीजिए, -HF/1 प्लस H0E जेडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब फार्मूला है। करंट गेन हो गया है, अब आएगा इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, आउटपुट एडमिटेंस क्या होता है, वोल्टेज गेन क्या होता है। इनका डिफरेंट फार्मूला फॉर कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर के लिए। तो इसको अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, तो इनपुट इम्पीडेंस क्या है, इन द सर्किट RS इज द सिग्नल सोर्स resistance the impedance seen when looking into amplifier terminals 1 into 1 naught is the amplifier input impedance Z1। यानी इनपुट इम्पीडेंस क्या है, इन ए सर्किट RS द सिग्नल सोर्स रजिस्टर द इम्पीडेंस सीन व्हेन लुकिंग लाइक ए एम्पलीफायर टर्मिनल। मतलब इनपुट इम्पीडेंस क्या है, एक एम्पलीफायर टर्मिनल की तरफ बिहेव करता है, यानी इनपुट इम्पीडेंस एक तरह से रजिस्टर ही होता है। आप यह देख सकते हैं, इसी RS की बात हो रही है। यानी क्या कर रहा है, जो सर्किट में RS है, इन द सिग्नल सोर्स रजिस्टर द इम्पीडेंस सीन व्हेन लुकिंग इनटू द एम्पलीफायर टर्मिनल 1 into 1 naught इज एम्पलीफाई इनपुट इम्पीडेंस Z1। ZI की वैल्यू क्या आती है, VI/I1। यानी अगर हम इसको वैल्यू लिखें V1 की, तो जैसा कि हम कहते हैं V = IR, तो R इक्वल टू होता है V/I। यानी V = V1 का इक्वेशन, पहला जो इक्वेशन था वो क्या था, H1 I1 प्लस HR इंटू V2। तो ZI क्या होता है, VI/I1। तो यहाँ पर वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए, तो यहाँ से ZI की वैल्यू क्या आ जाएगी, HI प्लस HR प्लस I1 V2। यानी V2 की वैल्यू हो जाएगी -IL इंटू ZL, यानी AI इंटू IL इंटू ZL। इसको हम लिख सकते हैं। अब इसको अगर आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसकी वैल्यू ZI में इसकी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा HI, और यहाँ पर इसकी वैल्यू HR/I1, और V2 की जगह क्या हो जाएगा, V2 की जगह हो जाएगा AI/I1 इंटू ZL। ठीक, तो Z1 की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, अब क्या कीजिए, जो पुटिंग द वैल्यू इन AI इन इक्वेशन 2, जो आपका AI का इक्वेशन था उसमें इसको पुट कर दीजिए। ZI की वैल्यू क्या आ जाएगी, ZI की वैल्यू हो जाएगी HI1 प्लस HR, जैसा कि यही था इसका इक्वेशन ना, इसी में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा AI इन इक्वेशन 2। ये देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ AI इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 यही है। यहाँ पर AI की वैल्यु पुट कर दीजिए। AI की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ पर ZI की वैल्यू क्या आ जाएगी, HI माइनस HR HF/H0 ZL इंटू ZL। यानी ZI की वैल्यू क्या आ जाएगी, ZI की वैल्यू आ जाएगी HI माइनस HF HR/1 प्लस ZL इंटू H0। यानी अगर हम कॉमन इमीटर की बात करें तो इसकी वैल्यू हो जाती है HIE माइनस HFE HRE अपॉन में 1/ZL प्लस H0E, और बेस की जगह यहाँ पर बस B हो जाएगा, और कॉमन कलेक्टर की जगह यहाँ पर C हो जाएगा। बस यही डिफरेंस है, यही फार्मूला होगा। कैसे होगा मैं यहाँ पर आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया हूँ। यानी AI की वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ये जो AI की वैल्यू है यहाँ से आएगी, उसको अगर आप इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ठीक, तो वहाँ से आपको क्या आ जाएगा, तो वहाँ से आपको ZI की वैल्यू आ जाएगी,
और वो कॉमन इमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कनेक्टर के लिए क्या होता है वो यहाँ पर लिखा है, तो मैंने अभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अब हम बात करते हैं वोल्टेज गेन क्या होता है। तो वोल्टेज गेन क्या है? वोल्टेज गेन की अगर हम बात करें तो वोल्टेज गेन होता है आपका द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट वोल्टेज। करंट गेन होता है इनपुट आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। करंट गेन क्या होता है? इनपुट करंट अपॉन आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट का रेशियो। वहीं वोल्टेज गेन क्या होगा? रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट वोल्टेज का रेशियो वोल्टेज गेन कहलाएगा। और यहाँ से V2 की वैल्यू, जैसा कि मैंने आपको इक्वेशन से बताया था, इसकी वैल्यू क्या आती है? -I2 इंटू ZL। यानी इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? I2 की वैल्यू होती है AZ इंटू I1 इंटू ZL। तो जैसा कि हम जानते हैं कि AB हो जाता है V2 अपॉन V1 ना, तो AB इज इक्वल टू V2 की जगह रख दीजिए AZ I1 इंटू ZL अपॉन V1, यानी AB की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो AI ZL अपॉन ZI, और कॉमन इमीटर के लिए इसकी वैल्यू हो जाएगी AI ZL अपॉन ZI। कॉमन बेस के लिए हो जाएगी, देखिए ये जो वोल्टेज गेन है वो सबके लिए सेम होता है फॉर कॉमन इमीटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर, तीनों के लिए सेम होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबकी वैल्यू AI अपॉन ZL अपॉन ZI, ये इसकी वैल्यू होगी, जो कि कॉमन इमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर तीनों में लिए सेम होगा। उसी तरह अगर हम आउटपुट एडमिटेंस की बात करें तो आउटपुट एडमिटेंस क्या होगा? रेशियो I2 अपॉन V2 का रेशियो ना, यही क्या होता है? कॉमन एडमिटेंस। इसको हम ये भी कर सकते हैं कि आउटपुट एडमिटेंस होता है 1 अपॉन Z0, जिसकी वैल्यू होती है I2 अपॉन V2। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी बाई आउटपुट एडमिटेंस को हम 1 अपॉन Z0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, विथ VS इज इक्वल टू 0 एंड RL की वैल्यू 0 अगर इनफाइनाइट ले लिया, अगर लोड रजिस्टर की वैल्यू इनफाइनाइट ले लिया और VS की वैल्यू हमने 0 ले लिया, तो जो इक्वेशन हमने निकाला था I2 इज इक्वल टू HF I1 प्लस V0 इंटू V2, उसी का इस्तेमाल कर कर हम इसको डिवाइड कर देंगे VZ से इन बोथ साइड। ये VZ है, V2 नहीं है, तो आपको I2 अपॉन V2 का रेशियो आ जाएगा, क्या आएगा? HF I1 अपॉन V2 प्लस H0, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब क्या कीजिए, KVL लगा लीजिए इन इनपुट सर्किट। इनपुट सर्किट में आप जब KVL लगाएंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, यानी इनपुट सर्किट में आप क्या लगाइए, इसी में आपको KVL लगाना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा देना है। इस तरह से लगाएंगे आप, तो इसको जब आप लगाएंगे तो आपका आएगा RS इंटू I1 प्लस HI इंटू I1 प्लस HR इंटू V2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर I1 की वैल्यू को कॉमन ले लेंगे तो इसकी वैल्यू होगी RS प्लस HI प्लस HR इंटू V2 इज इक्वल टू 0, यानी I1 अपॉन V2 का रेशियो क्या हो जाएगा? -HR अपॉन RS प्लस HI। अब इसी की वैल्यू को पुट करेंगे I1 एंड V2 में इन इक्वेशन 1। I1 अपॉन पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 अपॉन V2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसको आप पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए I1 अपॉन V2 की वैल्यू, तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा, जब इसको आप पुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी I2 अपॉन V2 इज इक्वल टू -HF HR अपॉन RS प्लस HI प्लस H0। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी H0 माइनस HF, यानी H0 को आगे ले लीजिए तो इसकी वैल्यू हो गई H0 माइनस HF अपॉन इंटू HR अपॉन RS प्लस HI। यानी कॉमन इमीटर में यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा H0E HFE HRE अपॉन RS प्लस HIE। कॉमन बेस में क्या हो जाएगा? बस यहाँ पर B हो जाएगा, और कॉमन कलेक्टर पे भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर बस C हो जाएगा। तो सेम ही है, एक का निकाल लीजिए, तीनों मिल जाएगा, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन। बस क्या करना है, इमीटर की जगह B लगा देना। जैसे कॉमन इमीटर की बात कर रहा है तो यहाँ पर E, बेस बोल रहा है तो B, और C कलेक्टर बोल रहा है, कॉमन कलेक्टर बोल रहा है तो C लगा देंगे। बस यही है डिफरेंस, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं वोल्टेज गेन इंक्लूडिंग सोर्स। जैसे कि आपने देखा कि ये वोल्टेज गेन की वैल्यू जो सेम आ रही थी विदाउट सोर्स थी, ये विदाउट सोर्स। अगर वोल्टेज गेन में हम सोर्स लगा दें तो क्या होगा? तो अगर वोल्टेज गेन में हम सोर्स लगाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी V2 अपॉन VS के बराबर। V2 अपॉन VS जिसकी वैल्यू होती है, जैसे VZ की वैल्यू क्या है? V2 अपॉन V1 इंटू V1 अपॉन VZ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी AV, क्योंकि V2 अपॉन V1 होता है वोल्टेज गेन इंटू V1 अपॉन VS ना। अब V1 की वैल्यू क्या है? V1 की वैल्यू हो जाएगी VS इंटू Z1 अपॉन, देखिए ये जो सर्किट था, यहाँ से अगर आपको क्या निकालना है, यहाँ से आपको अगर निकालना है
V1 की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालना है तो क्या लगाएंगे, यहाँ पर भी आप KCL KVL या किरचॉफ वोल्टेज डिवाइडर रूल का इस्तेमाल कर इसको आप VS अपॉन जेडर, यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर रूल का इस्तेमाल किया गया है तो VS इंटू जेड आई अपॉन RS प्लस जेड आई, यानी VI/VS की रेशियो क्या हो जाएगा, जेड आई अपॉन RS प्लस जेड आई। यानी अब इसको क्या कीजिए आप, ये जो V1/VS VI/VI/VS का जो रेशियो था यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। ठीक, ये आई है, तो यहाँ पर जब पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई जेड आई अपॉन RS इंटू जेड आई इंटू AB ना। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो AVS इज इक्वल टू AI इंटू जेडल, AB क्या होता है AI इंटू जेडल अपॉन जेड आई इंटू जेड आई अपॉन RS प्लस जेड आई। ठीक, अब यहाँ पर RS की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो AVS की वैल्यू क्या हो जाएगी, AI इंटू जेडल अपॉन जेड आई। ठीक, ये देखिए विद सोर्स ये वैल्यू आएगी, लेकिन अगर आप RS की वैल्यू को 0 कर देते हैं ना तो ये विदाउट, तो ये जो पहले वाला वोल्टेज गेन था वही बन जाएगा। ठीक, यही वैल्यू आएगी AI इंटू जेडल अपॉन जेड आई। अब करंट गेन इंक्लूडिंग, अगर करंट गेन में हम सोर्स इंक्लूड कर दें तब क्या होगा, तो सेम फार्मूला है, बस यहाँ पर जैसे I2 अपॉन VS हो जाएगा तो I2 अपॉन V1 I2 अपॉन I1 इंटू I1 अपॉन IS हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम AI लिख सकते हैं, I2 अपॉन I1 को AI इंटू I1 अपॉन IS। अब क्या कहिए, इस मॉडिफाई करें इनपुट सर्किट को यूजिंग नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट फॉर सोर्स टू। अब यहाँ पर नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट का इस्तेमाल करेंगे तो हम AIS को लिख सकते हैं AI इंटू RS अपॉन RS प्लस जेड आई। ठीक, अब AI अपॉन IS का रेशियो होता है RS अपॉन RS प्लस जेड आई, तो यहाँ पर हम AI को लिख सकते हैं क्या, AIS को लिख सकते हैं AI इंटू, अब I1 अपॉन I अपॉन IS का रेशियो क्या है RS अपॉन RS प्लस जेड आई। अब यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, यही फाइनल आंसर आएगा इंक्लूडिंग सोर्स। अगर करंट गेन की वैल्यू निकालते हैं इंक्लूडिंग सोर्स तो ये फाइनल आएगा। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कैरेक्टरिस्टिक बताइए कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का, कि करंट गेन जो होता है वो हाई होता है, वोल्टेज गेन हाई होता है, नॉर्मल वैल्यू टू लो रेजिस्टेंस, वोल्टेज गेन इज क्या हाई होता है, नॉर्मल वैल्यू टू लो रेजिस्टेंस। वहीं जेड आई इज मीडियम इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस मीडियम होता है, और आर नॉट क्या होता है, मॉडुलरिटी हाई होता है। ठीक, यानी कॉमन इमीटर एम्पलीफायर जो है वो वाइडली यूज होता है एम्पलीफायर पर्पज। क्यों यूज होता है, तो यही इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, इस कारण से इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। यानी इस वीडियो में हमने बीजेटी एम्पलीफायर के कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन करेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को पूरी तरह से समझ लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।